अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा, क्योंकि 18वीं लोकसभा का गठन होना है। 18वीं लोकसभा का गठन होना है, उसके लिए ये वोटिंग का अमल शुरू हुआ है। 19 अप्रैल को, आपको याद होगा, 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 19 अप्रैल के बाद से लेके 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग हुई। और इन 7 चरणों की वोटिंग के बाद वो मौका आया जब एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल के अनुमान आपके सामने आए। लेकिन अब ये मौका है कि एग्जिट पोल दुरुस्त है या फिर एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में क्या बड़ा फासला होगा, क्या एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक ही नतीजे होंगे या उससे बरखिलाफ। जैस्मिन। बिल्कुल विशाल, और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि उत्सुकता बहुत ज्यादा है हर किसी में, और अब से कुछ ही सेकंड्स बाद गिनती लगभग शुरू हो गई है और पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। आपको ये बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए मतदान में करीब 80 दिन की प्रक्रिया रही विशाल। 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होना है। और अगर ये कहा जाए कि उनके काम के लेखे जोखे का आज फैसला होना है, उनके काम का लेखा जोखा जो रहा उसका रिजल्ट आ जाएगा। मतगणना के लिए न्यूज 18 JKLH की पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल समेत देश भर के सभी मतगणना केंद्रों से सीधे मतगणना रुझान और नतीजे हम जनता तक पहुंचाएंगे। और क्योंकि न्यूज 18 सबसे पहले ही नहीं बल्कि सबसे सटीक नतीजों के लिए भी जाना जाता है, इसके लिए जो व्यवस्था हमने कर रखी है, तो उस पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर एक रुझान, हर एक परिणाम जो आएगा वो बिल्कुल सटीक होगा, बेहद क्रेडिबल होगा विशाल। बिल्कुल, यही खास बात है। खास बात यही है कि जो हमारी टीम है, जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारे नंबर्स जो आप देखेंगे स्क्रीन पर, उस पर कभी ये नहीं होता कि हमने पहले किसी को डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये जीत के बाद हमने वो नंबर हटा दिए। क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जो रुझान सामने है, सटीक जानकारी, हो सकता है कि थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स से हम लेट हो, लेकिन जो जानकारी हमारा नेटवर्क देता रहा है वो बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। यानी सबसे पहले के साथ साथ सबसे दुरुस्त नतीजा, ये हमारा क्रेडिट रहा है। बिल्कुल विशाल, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें। विशाल, वाराणसी के बाद अगर सबसे कोई प्रचलित सीट और सबसे ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल सीट रही तो वो मंडी रही, जो कि हमारे हिमाचल में पड़ती है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि मंडी की जो सीट है वो आखिर चर्चा में क्यों रही। हो सकता है हमारे कुछ दर्शक नहीं जान रहे हो, तो बताएं आप कि क्यों चर्चा में रही। आई रियली डाउट कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है इस देश में जिसको ये नहीं पता कि मंडी की सीट चर्चा में क्यों रही। मंडी की सीट चर्चा में इसलिए रही क्योंकि तेज तर्रार अभिनेत्री, और अब ये कहा जाए कि तेज तर्रार नेत्री कंगना रनौत वहां पर चुनावी मैदान में है। और विक्रमादित्य, क्योंकि एक ये कहना शायद गलत नहीं होगा, लेकिन एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स से आते हैं और बचपन से ही उन्होंने राजनीति देखी है, रणनीति देखी है। तो जिस तरह का माहौल मंडी संसदीय सीट पर रहा, चाहे वो विवादों को लेकर रहा, चाहे प्रचार के दौरान अपनी तल्ख टिप्पणियों को लेकर रहा, दोनों ने एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। कंगना रनौत, क्योंकि विशाल अप्रत्यक्ष तौर पर हमने देखा पिछले 10 सालों में, अगर उनके ट्वीट्स उठा के देख लिए जाएं, उनकी बातें, उनके इंटरव्यूज उठा के देख लिए जाएं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ उनका रुझान हमेशा से दिखता था। लेकिन ये स्थापित तब हुआ जब बीजेपी ने उन्हें औपचारिक तौर पर मंडी संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने, जो 27 फरवरी को पूरा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुआ, विक्रमादित्य सिंह की जो उसमें भूमिका रही, हॉली लॉज की जो उसमें भूमिका रही, विक्रमादित्य का पंचकूला के होटल में उन विधायकों से जाकर मिलना, और ये वो जो तमाम चीजें रही, उससे विक्रमादित्य उभर कर निकल कर आए सामने, उनको लेकर काफी चर्चा हुई। तो राजनीतिक गलियारों में विक्रमादित्य का नाम उस तरह से उछला, और कंगना रनौत तो फिर प्रचलित है ही, वो मशहूर है ही। जिक्र किया कि उनके ट्वीट्स पिछले 5-7-8 सालों में देखा जाए तो कंगना रनौत के ट्वीट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से उनकी अपने कमेंट्स, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने, या कह लें कि जो विरोधी पक्ष है, उसने उन पर निशाना भी साधा कि ये तो फला, ये बातें कहती रही है, तो ये कहती रही है। लेकिन कुल मिलाकर होता है कि कहते हैं ना राजनीति में कि बद हुआ बदनाम हुआ तो क्या नाम हुआ। दरअसल ये एक ऐसी चीज है जिसने, नो डाउट जैस्मिन आपने सही कहा कि कंगना रनौत ने जैसे ही, यानी कि जब उनको यह बताया गया कि आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उसके बाद से जो एक शांत कैंपेनिंग थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें अचानक ऐसा लगा जैसे भूचाल सा आ गया हो, और खूब जोरदार वहां पर कैंपेनिंग हुई। बिल्कुल विशाल, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर आप हर उस पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करेंगे जिन्होंने चुनावों को कवर किया है, हर वरिष्ठ पत्रकार से आप बात करेंगे, तो यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इस तरह का निचले स्तर का प्रचार, इतना भाषा शैली, इतनी गिरी हुई भाषा शैली का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश
की राजनीति में, हिमाचल प्रदेश के चुनावों में तो आज से पहले तक नहीं हुआ। मुझे भी ये कहने में बिल्कुल, आप हिमाचल का जिक्र करें, मैं थोड़ा सा एक जानकारी यहाँ पे देना चाहूंगा। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एक हमीरपुर, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, जो 4 बार के सांसद हैं, 5वीं बार वो जनता की अदालत में है। अपडेट अभी ये है कि अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, हालांकि अभी वो ऐसे उम्मीदवार जनता की अदालत में है, लेकिन जो शुरुआती रुझान उसके मुताबिक हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड है विशाल, और क्योंकि सतपाल रायजादा का अगर जिक्र कर लिया जाए तो ये मैं डे 1 से कह रही हूं, जब भी सतपाल रायजादा और अनुराग ठाकुर का जिक्र होता है, और जब कांग्रेस पार्टी ने सतपाल रायजादा को अपना उम्मीदवार बनाया भी था, मैं ये तब से मैं जिक्र कर रही हूं कि कद का बहुत अंतर है। सतपाल रायजादा जमीनी नेता हैं, ये नहीं कि अनुराग ठाकुर नहीं है, लेकिन वो केंद्र में रहे हैं, वो बीसीसीआई में रहे हैं, कई उपलब्धियां उनके नाम हैं, बहुत काम किया है अनुराग ठाकुर ने। वो प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति का तिनका जानते हैं। और उसी के कंपैरिजन में अगर सतपाल रायजादा को देखा जाए तो ठीक है, अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में, अपने इलाके में उनकी पकड़ होगी, लोगों के बीच उनका उठना बैठना होगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र का चुनाव है ना, ये संसद का चुनाव है। आपको उस स्तर का, उस लेवल का एक चेहरा देना चाहिए था। तो अगर अनुराग ठाकुर, बस एक जानकारी दर्शकों को दे दूं कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अनंतनाग में जो वोटिंग के लिए आज काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए वोटों की गिनती के लिए, वहां की ये तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि वहां भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, न्यूज़ 18 JKLH को वहां अनंतनाग वोट काउंटिंग सेंटर्स पर देखा जा रहा है। और लोग इससे, इसीलिए जो अभी आप जिसका जिक्र कर रही थी कि जो रिजल्ट हब जो हमारी है, यानी कि रिजल्ट अपडेट टीम रट, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी बनी रही है हमारी बहुत सालों से। तकरीबन ये 5वां लोकसभा चुनाव, जो आपके सहयोगी वहां बता रहे थे, हमारे सहयोगी, कि ये 5वां लोकसभा चुनाव है जिसे हम इसको करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह से लोगों के बीच पॉपुलैरिटी हमारे चैनल की। यही है, इसीलिए न्यूज़ 18 कहता है कि हमारी पहुंच ही हमारी ताकत है। और ये हमारी पहुंच के अनंतनाग के दूर दराज के एक काउंटिंग सेंटर में भी न्यूज़ 18 को ही देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 की क्रेडिबिलिटी खास तौर पर चुनावों के दौरान कोई क्रेडिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो हर किसी को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको सटीक नतीजे चाहिए, 1 सेकंड 2 सेकंड का विलंब हो सकता है, लेकिन सटीक नतीजों के लिए आपको पूरा दिन भर जुड़े रहना है न्यूज़ 18 JKLH के साथ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 6 और हिमाचल की 4 सीटों पर बहुत जल्द रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और पहला रुझान, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, हमीरपुर संसदीय सीट में अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। सतपाल रायजादा से उनकी कड़ी टक्कर है। हम जिक्र कर रहे थे हमीरपुर संसदीय सीट का भी विशाल, फिर हम कश्मीर की सीटों पर भी आएंगे बारी बारी। लेकिन हमीरपुर मंडी के बाद अगर दूसरी कोई हाई प्रोफाइल सीट हिमाचल प्रदेश में है तो वो हमीरपुर है, क्योंकि अनुराग ठाकुर वहां पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं सतपाल रायजादा को ये पता तो था कि इतना आसान तो नहीं है। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि सीएम सुक्खू, यानी हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कुल 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। उन 17 में से 11 पर बीजेपी का कब्जा है, 6 पर कांग्रेस है। लेकिन उन 6 में से एक सीट आती है नादौन, उन 6 में से एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है हरौली, और इन दोनों से एक से सीएम आते हैं, एक से डिप्टी सीएम आते हैं। और ये देखा गया कि उन्होंने बिल्कुल बताता वहां कैब कर रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम सुक्खू के भी नाक का सवाल बन गया था। तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा कि उन्होंने बहुत ताकत लगाई होगी? बिल्कुल, इस पर आएंगे विशाल। वोटिंग की गिनती है वो यहाँ पे चल रही है, और हमारे साथ जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो हामी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे, वोट बड़े अच्छे पड़े हैं, वोट डाले हैं हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के, यहाँ पे सभी वोट अच्छे पड़े हैं, इंतजाम भी बहुत अच्छे हैं। अब हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इन कैंडिडेटों में से जो भी जीते, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ ध्यान दें। खासकर हस्पताल, फोरवे, रेलवे, बिजली, पानी, खासकर अच्छी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ ध्यान दे। ये न हो सके कि वोट ले जाए फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की तरफ नजर न दे। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है कि किस तरह ये लोगों का कहना है कि ये डेवलपमेंट को उन्होंने वोट दिया है। अब ये पुरुमेद हैं, जिस लीडर को उन्होंने वोट दिया है, ये पुरुमेद है यहाँ पे कि वही लीडर जीत दर्ज करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बारामूला से मुनीर हुसैन। बिल्कुल, तो ये शिमला की तस्वीरें, और इससे पहले गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे सहयोगी बता रहे थे। और ये शिमला के चर्च की, विशाल, मुझे नहीं पता आप शिमला गए हैं कि नहीं, ये शिमला का रिज मैदान है और ये ऐतिहासिक पुराना चर्च है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का वहां पर राज रहा है, तो उस तरह के यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, इस तरह के चर्चेज और ये तमाम चीजें वहां हैं।
ये शिमला का क्राइस्ट चर्च है और इस चर्च के बाहर ये बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और ये बड़ी स्क्रीन पर भी न्यूज़ 18 JKLH लोग वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर उन्हें क्रेडिबल रिजल्ट्स देखने हैं, अगर उन्हें सटीक रुझान देखने हैं तो न्यूज़ 18 JKLH को ही देखना पड़ेगा। और इसलिए बड़ी स्क्रीन पर भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं आम जनता के लिए भी, क्योंकि वहां पर टूरिस्ट प्लेस भी है, दूर दराज से लोग घूमने आते हैं। और जैसे कि हमारे रिजल्ट हब में हर एक स्टेट का काउंटर बना हुआ है, वहां पर सटीक रिजल्ट जैसे ही आएंगे, सटीक जैसे ही रुझान आएंगे वैसे ही हम सबसे पहले दर्शकों को बताएंगे सटीक रुझान। तो ये शिमला की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, LED स्क्रीन लगाई गई है और वहां पर भी लोग न्यूज़ 18 JKLH पर ये जो रुझान आने शुरू होंगे अभी वो देख रहे हैं विशाल। बिल्कुल। तो इस वक्त आपको बता दें कि कुछ राज्यों से रुझान आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वो स्टेट्स हैं जहां से रुझान आने शुरू हो गए, जो कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है उसके बाद EVM की गिनती होती है, तो अभी कई राउंड में ये गिनती होती है। अच्छा, एक बड़ा अपडेट है विशाल की अभी तक जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है उसमें 100 सीटों पर NDA आगे चल रही है। इस तरह का एक रुझान सामने आया है यहाँ पर। जी, तो इस रुझान के मुताबिक लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनमें से पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक सीट पे पहले ये चीजें हो चुकी है। तो रुझान में 543 सीटों में से 158 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिनमें से NDA 114 पे और INDIA 40 सीटों पर बढ़त बनाया हुआ है, यानी कि वो आगे चला। ये देखिए, जो अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप देखिए, हमीरपुर, यानी हमीरपुर से ये बिलोंग भी करते हैं। हमीरपुर से 4 बार सांसद रहे। सबसे पहले 2008 में इन्होंने उपचुनाव जीता, उसके बाद 2009 में चुनाव जीता, 14 में चुनाव जीता, 19 में चुनाव जीता और अब 24 में फिर से एक बार जनता के बीच है। और अभी फिलहाल जो पहले रुझान उसके मुताबिक हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल विशाल, ये चौंकाने वाला नहीं है, ये हिमाचल की जनता के लिए भी चौंकाने वाला नहीं है और ये बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर की जो क्रेडिबिलिटी है, अनुराग सिंह ठाकुर का जो राजनीतिक कद है, और देखिए कांगड़ा से राजीव भारद्वाज आगे चल रहे हैं। कांगड़ा को लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में बहुत बड़े बड़े सवाल थे। देखिए बीजेपी ने विशाल राजीव भारद्वाज एक ब्राह्मण चेहरा दिया। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये जातिवाद की राजनीति चलती नहीं है, लेकिन क्योंकि उस तरफ झुकाव देखा जा रहा है तो बीजेपी ने राजीव भारद्वाज एक ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा। और कहीं ना कहीं उनके बदले कांग्रेस को एक ऐसा दिग्गज चेहरा उतारना था जो ब्राह्मण भी हो, जिनकी पकड़ भी हो, तो आनंद शर्मा को उतारा। इस पर हम आएंगे, लेकिन मंडी सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट अगर काशी के बाद है तो फिर वो मंडी है। एक बड़ी काशी, एक छोटी काशी, दोनों ही हाई प्रोफाइल हो गई है विशाल। बिल्कुल, तो मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? अभी जो रुझानों में आपने देखा कि हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं, राजीव भारद्वाज आगे चल रहे हैं कांगड़ा से, मंडी से कंगना रनौत आगे चल, यानी कि ये तीनों के तीनों जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और यही मेगा एग्जिट पोल में, न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल में आया था कि ये जो 4 सीटें हैं चारों के चारों जा सकती है हिमाचल प्रदेश की बीजेपी को। लेकिन ये जो अब आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं, विनोद सुल्तानपुरी शिमला से, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ये विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी हालांकि MLA थे, लेकिन उनको यहाँ पर जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। जासमिन आप बताएं सुल्तानपुरी के बारे में। बिल्कुल, विनोद सुल्तानपुरी के जो फादर हैं विशाल, वो बहुत सालों तक राजनीति में रहे हैं, बहुत काम किया उन्होंने शिमला के लिए, तो उसका जो क्रेडिट है वो विनोद सुल्तानपुरी को काफी हद तक मिल सकता है। साथ ही साथ सुरेश कश्यप के साथ इनका मुकाबला है। सुरेश कश्यप 2 बार से सांसद हैं और अब फिर मैदान में है सुरेश कश्यप। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रह सकता है शिमला के लोगों में। अगर शिमला संसदीय सीट हाथ से निकल गई बीजेपी के तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुरेश कश्यप को लेकर खुलकर लोगों की नाराजगी सामने आई है विशाल, और यही कारण है कि विनोद सुल्तानपुरी रुझानों में कम से कम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने कहा कि जो सुरेश कश्यप के बारे में आप बताए थे, सुरेश कश्यप के बारे में एक तो ये भी आपने कहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके खिलाफ काम कर रहा था सुरेश कश्यप। दूसरी बात की ये कि सुरेश कश्यप के मुकाबले जो उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है वो एक यंग कैंडिडेट है, युवा के तौर पर वो है, और वो ऑलरेडी विधायक है। जैसा आपने कहा कि उनके पिता का लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, वो 6 बार के सांसद है। विनोद सुल्तानपुरी के पिता 6 बार के सांसद रह चुके हैं। शायद ये तमाम चीजों को देखते हुए विनोद सुल्तानपुरी को मौका दिया गया, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि 135 सीटों पर NDA आगे चल रही है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आगे चल रही है और 52 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है विशाल। ये ऑलमोस्ट वही है
जो एग्जिट पोल्स में दिख रहा था। बिल्कुल 192 सीटों पर रुझान, जो कि अब बढ़कर 227 तक पहुंच चुका। 227 सीटों पर के रुझान सामने आ गए हैं। ये नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन 227 सीटों के जो रुझान आए उस रुझान में एनडीए काफी आगे जा रहा है, बिल्कुल एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक। बिल्कुल। और एनडीए 157 सीटों पर आगे और इंडिया गठबंधन 62 सीटों पर अब आगे चल रहा है। ये रुझान है, दर्शकों को ये सबसे पहले क्लियर कर दें, ये सीटें नहीं हैं, ये रुझान है कि किन किन सीटों पर दो बड़े चेहरों का जिक्र आया है। जास्मिन थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ। राहुल गांधी वायनाड से रुझानों में आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आगे चल रहे हैं। जी, दो बड़े चेहरे थे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और अगर क्योंकि आपने जिक्र किया है दो बड़े चेहरों का, तो इन पर भी बात हो ही जाए, क्योंकि पूरे देश का सवाल है। वायनाड से राहुल गांधी का आगे चलना कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी कैंपेनिंग रहे और पिछला उनका वायनाड के साथ कनेक्शन अगर देखा जाए, तो राहुल गांधी का इस तरह रुझानों में आगे आना, रुझानों में आगे चलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक बात इसमें बड़ी है, वो क्यों बताता हूं। क्योंकि वायनाड पिछली बार राहुल गांधी ने लड़ा और जीत लिया, लेकिन इस बार जो इंडिया अलायंस है उसका एक पार्टनर सीपीआईएम भी है। लेकिन राहुल गांधी की वायनाड सीट पर सीपीआई ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, एनी राजा को। अच्छा। जो डी राजा की पत्नी है और काफी बड़ी काफी चर्चित है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो वो भी इस मैदान में है और राहुल गांधी भी मैदान में है। यानी कि आप अलायंस पार्टनर भी हैं और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा ये रोचक। ये विशाल, आपने क्योंकि ये जिक्र किया, तो ये हमारे कश्मीर में भी लागू होता है, अनंतनाग सीट के लिए खास तौर पर। पीडीपी के साथ यही हुआ, वो अलायंस का हिस्सा भी है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी उनके साथ जिस तरह से घटनाक्रम हुआ पीडीपी के साथ, महबूबा मुफ्ती की नाराजगी भी सामने आई, काफी भावुक होने वाला मूवमेंट था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, फारूक साहब से वो ऐसा करेंगे मेरे साथ, इस तरह की बातें भी सामने। तो जो वायनाड का आपने जिक्र किया ना, वही कमोबेश कश्मीर में एक चीज यहाँ पर और रोचक है वायनाड में। देखिए, मैंने आपको बताया कि एनी राजा खड़ी है सीपीआई से, लेकिन जो अभी ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर पे चल रहे हैं रुझानों में, वो बीजेपी के हैं, के सुरेंद्रन। और के सुरेंद्रन को काफी बहुत ज्यादा जो है एक्टिव बीजेपी का एक वहां पर नेता माना जाता है, बहुत एक्टिव है ये के सुरेंद्रन। कोई ठीक नहीं है जास्मिन, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कोई ठीक नहीं है कि अगर एनी राजा और राहुल गांधी के बीच वोट डिवाइड हो जाता है तो शायद के सुरेंद्रन की किस्मत खिल जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। ये सिर्फ एक जैसा सोच आपने कहा कि वो इंडिया अलायंस के भी पार्टनर हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी हैं चुनावी मैदान में। तो देखिए, जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे अनंतनाग सीट पर, मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी मुझे चौंकाने वाला नहीं लग रहा, क्योंकि मियां अल्ताफ एक्सपेक्टेड थे एज कम्पेयर टू अगर महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, क्योंकि पीडीपी इस समय घाटी में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, ये हर कोई जानता है। तो मियां अल्ताफ आगे चल रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है अनंतनाग राजौरी सीट से। बिल्कुल। और अल्ताफ के पीछे की एक बात बता दो मियां अल्ताफ के बारे में, कि चूंकि अनंतनाग राजौरी जो अब जो सीट, पहले इस सीट को जाना जाता था सिर्फ अनंतनाग के नाम से, अब इसमें चूंकि राजौरी के भी कुछ हिस्से शामिल है, जो डिलिमिटेशन के बाद जो इसका जो बदली है, तो उसके वजह कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आपको याद होगा, अनंतनाग सीट पर फारूक अब्दुल्ला जीत चुके हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, ना तो फारूक अब्दुल्ला इस सीट पर उतरे और ना ही उमर अब्दुल्ला उतरे। उमर अब्दुल्ला कहां उतरे? बारामूला से। तो यहाँ उन्होंने दिया मियां अल्ताफ अहमद को, इसलिए कि डेमोग्राफी चेंज हो गई और उसके नतीजे में इनका जो अपना कैंडिडेचर है वो अपने इलाकों में काफी, जैसे कहते हैं ना, कोई जैसे कोई स्पिरिचुअल लीडर होता है, कोई धर्म गुरु होता है, उस तरह से इनकी काफी पहचान और काफी बड़ा एक इनका अपना एक लोग इनको लीडर के तौर पर पहले से मानते हैं। अच्छा, ये देखिए, बारामूला से अब्दुल रशीद शेख, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इंजीनियर रशीद, इनके बच्चों ने इनके लिए कैंपेन किया है विशाल, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि बारामूला से इंजीनियर रशीद आगे चलें, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हालांकि बारामूला की जंग इसलिए दिलचस्प है क्योंकि उमर अब्दुल्ला का आपको वो बयान याद होगा सर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो हमें हराना चाहते हैं, वो यानी कि केंद्र का जिक्र किया था उमर अब्दुल्ला ने कि वो हमें हराना चाहते हैं, तो उन्हीं के जहां पर वो, जहां वो चाहते हैं, जहां वो समझ रहे हैं कि वो मजबूत हैं, तो वहीं पर जाके उनको हराया जाए, वो बारामूला है। नॉर्थ कश्मीर का जिक्र किया था उमर अब्दुल्ला ने, इसीलिए श्रीनगर की सीट छोड़ी और बारामूला गए चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल। जम्मू की लीड देखिए, जम्मू से फिलहाल रुझानों में जुगल किशोर आगे चल रहे हैं। जुगल किशोर भी पहले अभी निवर्तमान में सांसद है ये, तो जम्मू से जुगल किशोर आगे चल रहे हैं। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब यह है कि रमन भल्ला जो है वो इस बार भी अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि पिछला चुनाव रमन भल्ला हार चुके थे, इस बार उन्होंने काफी उम्मीद जताई थी कि वो जीतेंगे, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान उसके मुताबिक जुगल किशोर
लीड ले रखी है इन्होंने, और रमन भल्ला जो इंडिया अलायंस के तहत कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अभी ट्रेल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जुगर किशोर तीसरी बार मैदान में है, 2 बार के सांसद हैं, लेकिन इस बार जो काम हुए हैं, बीजेपी ये मान रही थी विशाल कि जो काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो एम्स देने का हो, चाहे वो IIT देने का हो, या फिर विकास के जितने भी उन्होंने काम किए हैं, उसके मुताबिक जुगल किशोर आगे चल रहे हैं। और प्रो इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं, लेकिन उन कामों के आधार पर प्रो इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटना एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन उधमपुर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए ये खतरे की घंटी है, और ये पहले से कहा जा रहा था कि चौधरी लाल सिंह उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, जो कांग्रेस के कांग्रेस उधमपुर की सीट को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित थी, इतनी ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता था कि चौधरी लाल सिंह जैसा कैंडिडेट उनके पास है। हालांकि चौधरी लाल सिंह को पर भी शिकंजा कसने की कोशिश बहुत ज्यादा हुई। ईडी वाला पूरा एपिसोड हुआ, आपको याद होगा, दफ्तर के बाहर इनकी धर्मपत्नी फेंट हो गई थी, तो इस तरह का वो रहा इनके ऊपर दबाव, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं ये। हालांकि रुझान है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से मौजूदा सांसद है, और ऐसे समय में उधमपुर उन्होंने जिता के दिया था जब संभावनाएं बहुत कम थी, और उसका रिवॉर्ड भी बीजेपी ने उनको दिया, उनको पीएमओ में। फिर लेकिन चौधरी लाल सिंह ये कहते रहे थे अपनी कैंपेनिंग के दौरान, और मुझे याद है कि वकार सुलवानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर में, वो भी ये कहते रहे थे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को तो लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा, जो उनका कहना था कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है अपने इलाके में लोगों से बहुत कम मिलते थे जाकर के। तो अब पता नहीं वो अपनी बात में सच साबित हो रहे हैं क्या? वो प्रॉब्लम पता है कहाँ थी विशाल? क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, केंद्र में रहते थे। अब आपके इलाके का सांसद है, ठीक है, आप दिल्ली जाते हैं, लेकिन आपकी एक्सेसिबिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर आपके संसदीय क्षेत्र की जनता आपसे मिलना चाहे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह के साथ ये दिक्कत हो गई कि वो दिल्ली में थे, पीएमओ में थे, कई उनके पास डिपार्टमेंट थे, तो इस वजह से उधमपुर में लोगों का उनसे मिलना, उन तक पहुंचना wasn't easy। तो वो एक फैक्टर था जो शायद उनके अगेंस्ट गया। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विपक्ष को तो मौका चाहिए, विपक्ष को मौका मिला तो विपक्ष ने ये बात सामने रख दी कि भाई चौधरी जो जितेंद्र सिंह है वो तो लोगों से मिलते ही नहीं है, और लोगों से चूंकि मिलते नहीं है इसलिए उनको जो है और अब बता दें जो ताजा रुझान सामने आए हैं, उसमें एनडीए 180 पे और इंडिया गठबंधन 185 सीटों पे आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन 85 पे और एनडीए 182 सीटों पे आगे चल रहा है। ये रुझान है विशाल, हालांकि अंतिम नतीजे नहीं है, और मंडी से कंगना रनौत, लेकिन आप ये देखिए कि 100 का फासला है। हाँ, 182 पे एनडीए का लीड कर रहा है, तो इंडिया सिर्फ 85 पे, यानी कि 100 का फासला है। जस्ट बिल्कुल, ये फासला घटेगा, और किस हिसाब से घटेगा ये एनडीए के लिए तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा सवाल है। और जो एग्जिट पोल आए हैं उससे कहीं ना कहीं बौखलाहट तो जाहिर सी बात है रहती है। मैं वही कह रहा हूँ कि 100 का फासला का मतलब ये मेरा इशारा यही है कि जो एग्जिट पोल आया है लगभग उसी की हूबहू तस्वीर ये रुझानों में दिख रही है। और जो न्यूज़ 18 का मेगा एग्जिट पोल है वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है, और वो जो एग्जिट पोल दिया है न्यूज़ 18 ने, उसके मुताबिक ही आप देखिए रुझानों में फिलहाल अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल ऑब्वियस है, बढ़ना चाहिए था, होम मिनिस्टर है और मौजूदा, और गांधीनगर से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। तो हम अगर आपको बता दें, मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उम्मीदवार, अनंतनाग राजौरी सीट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बारामूला से इंजीनियर रशीद आगे चल रहे हैं, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्ला वहां पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से सज्जाद लोन, जिन्हें सपोर्ट है बीजेपी का और अपनी पार्टी का, और उन दोनों को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं इंजीनियर रशीद। तो क्या जैस्मिन कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन जो है वो आपस में लड़ते रहे और इंजीनियर रशीद जो है पतली गली से आगे निकल जाए? हो सकता है लास्ट के दौर में, लास्ट के फेज में अगर हमने देखा हो उनका कैंपेन, तो जो उनके बच्चों ने संभाला मोर्चा, कोई कम भीड़ नहीं थी। मुझे लगता है यही एक खास वजह है, चूंकि वो जेल में है, वो जेल में है, जो उम्मीदवार है वो जेल में है, और उनके बेटे जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं कि जी हमें अपने वालिद को जेल से बाहर निकालना है, आपका वोट मिलेगा, आपका समर्थन मिलेगा, तो हम हमारे वालिद जो जेल से बाहर आएंगे। शायद ये सेंटिमेंट काम कर रहा है, यही सेंटिमेंट है, और यही सेंटिमेंट पर्रा के लिए भी है विशाल, क्योंकि इस चीज को ही हथियार बनाकर पीडीपी ने वहीदुर रहमान पर्रा को भुनाया है बहुत ज्यादा, कि वो एक यंग बच्चा जेल में था, फिर जेल से बाहर निकला, यही सेंटिमेंट भुनाया है। लेकिन देखिए यहाँ फर्क क्या हो रहा है कि वो जेल में था
और ये जेल में है। यानी एक उम्मीदवार जो जेल के अंदर अभी है और जो जब जेल के बाहर था तो वो काफी थोड़ा चर्चित भी रहा था। उसने लोग कहते हैं कि देखिए, उम्मीदवारों को क्या लगता है, जो उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्र के लोगों को उनसे एक्सेसिबिलिटी हो, जिसकी जो अभी बात आप कर रही थी। लद्दाख का रुझान आया है विशाल, लद्दाख का रुझान आया है। बीजेपी आगे चल रही है लद्दाख में। यहाँ पर ताशी ग्याल्सन ओके इस बार अलग कैंडिडेट है। पहले सिरिंग नामग्याल थे, फिर उसके बाद थोड़ी उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। कैंडिडेट लद्दाख में उन्होंने लीड बना रखी है शुरुआती रुझान के मुताबिक। तो ये एक तरह से अगर रुझान, ये अभी मैं सिर्फ रुझान की बात कर रहा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि वो कह सकते हैं ना कि कहते हैं कि भाई कुल्हाड़ी पर पैर मारना, या होता है कि मतलब पैर को कुल्हाड़ी पर जाके मार देना। आप देखिए इंडिया अलायंस के तहत वहां पर सीट को मिलना था या तो कांग्रेस को या फिर एनसी को। कांग्रेस अपना कैंडिडेट दे दिया और उधर करगिल से हाजी हनीफा जान जो है वो भी खड़े हो गए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होता है तो बीजेपी को जीत मिलनी थी। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, और ये भी बता दें कि हाजी हनीफा जान को अच्छा खासा सपोर्ट था। जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंसेस हैं और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर हैं, हाजी हनीफा जान को वहां उन ऑर्गेनाइजेशन का खासा सपोर्ट था। और देखिए लीड कर रहे हैं, बताइए। देखिए तो अब ये देखिए ये रुझान है। मैंने बताया कि कई राउंड्स होते हैं ना, कई राउंड होते हैं। तो एक राउंड में आप आगे चल रहे होते हैं, दूसरे राउंड में आप पीछे हो सकते हैं। कि यहां पर अभी अपडेट ये आ गया है कि हाजी हनीफा जान लीड कर रहे हैं। ये रुझानों में आगे चल रहे हैं, मतलब कि जो रिवायती पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों को पीछे करते हुए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वो आगे चल रहा है। ये काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों आगे चल रहा है, इसके पीछे का कारण ये है कि कारगिल और लेह के बीच का जो डिफरेंस है, जो फासला है, वो इंडिया गठबंधन पाट नहीं पाया और इस वजह से हाजी हनीफा जान को मैदान में उतरना पड़ा। और फिर यही है कि ना बीजेपी ना इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। हाजी हनीफा जान को पूरा जो करगिल यूनिट है, करगिल यूनिट की चाहे वो कांग्रेस हो, करगिल यूनिट चाहे वो एनसी हो, वो सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अच्छा ये भी है, आपने देखा होगा जो जब आंकड़े आए थे वोटिंग परसेंटेज के, तो लद्दाख में जो वोटिंग हुई थी, जो करगिल में वोटिंग हुई थी, तो वोटिंग का परसेंटेज करगिल में कहीं ज्यादा था। तो हो सकता है कि ये अभी लीड ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जीत पे तब्दील भी हो जाए। जब कुछ नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यही है, चूंकि आपने आपको बताया कि आपको पल पल की जानकारी देंगे, तो इस पल तो यही खबर है कि हाजी हनीफा जान के लिए खुशखबरी है कि वो लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, और लद्दाख का रुझान आपको बता रहे हैं और बार बार आपको ये बता दें कि ये रुझान है, ये अंतिम डिसीजन नहीं है, ये अंतिम रिजल्ट नहीं है, आखिरी निर्णय ये नहीं है। उसके लिए अभी वक्त है क्योंकि वोटों की गिनती अभी शुरू ही हुई है। और हाजी हनीफा जान लद्दाख से आगे चल रहे हैं। इससे पहले जामयांग सिरिंग नामग्याल वहां पर सांसद थे बीजेपी के, अपनी उम्दा स्पीच के लिए वो संसद में जाने जाते थे और फिर उनका टिकट काटा। थोड़ी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ी, लेकिन किसी तरह उन्हें मना लिया गया। फिर ताशी ग्याल्सन को बीजेपी ने मैदान में उतारा। और वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो सिरिंग नामग्याल वहां पे मैदान में है, लेकिन कहीं नजर एज सच नहीं आए विशाल, उनका कैंपेन वगैरह बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। ये जरूर है कि देखिए उसमें वहां भी क्या हुआ कि किसी तरह से उनको एक तरह से बना लिया गया। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जो निवर्तमान में सांसद भी थे, एक तो उन्हें टिकट नहीं मिला। शायद बीजेपी को अंदाजा रहा होगा कि चूंकि आपको याद होगा वहां पर सोनम वांगचुक और कुछ लोगों ने वहां के जो उनके अपने मुद्दे हैं उनको लेकर के काफी लंबा कैंपेन किया था। सोनम वांगचुक तकरीबन 21 दिनों तक उन्होंने अनशन भी किया था और उनका सपोर्ट उनको काफी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मिला था, लेडीज का मिला था, कई दूसरे राज्यों से लोग आए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद महसूस कर लिया था कि उनके जो उम्मीदवार हैं, जो सांसद हैं, उनको शायद दोबारा खड़ा करना सही, उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया, उधर करगिल से हाजी हनीफा जान भी आ गए। तो काफी टैसिट अंडरस्टैंडिंग रही है। लेकिन अगर हाजी हनीफा जान वहां से जीते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लद्दाख की जो जनता है वो बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, दोनों को सबक सिखाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल सिखाना चाहती है। और मैंने पहले ही कहा ना कि वो डिफरेंस नहीं पाट पाई हैं ये राजनीतिक पार्टियां, करगिल का और लेह के बीच का, लद्दाख के बीच का। लेकिन विशाल, आपको याद होगा जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे, जिसमें एनसी और कांग्रेस पार्टी ने हिल काउंसिल के, जिसमें दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। हाँ, ये जो हिल काउंसिल के चुनाव हुए थे उसमें बड़े अच्छे नतीजे आए थे। दोनों ने एक साथ मिलकर बहुत अच्छी फाइट दी थी बीजेपी को। बिल्कुल, तो उसी का ये नतीजा है लगभग। और कई बार ऐसा होता है कि जब ग्राउंड पर चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो एक फ्रेंडली फाइट के नजरिए से कैंडिडेट खड़े होते हैं ताकि कुछ डैमेज को भी रोका जा सके और कुछ, तो शायद इसका ये असर दिखे।
बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकसभा की 542 सीटों के लिए मतगणना जारी है। सबसे पहले विशाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग 8:30 बजे तक होनी है। 8 बजे से ये शुरू हुई थी, 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है। और आपको बता दें कि न्यूज़ 18 का हर नुमाइंदा लगभग 1700 से ज्यादा काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरे देश में और 750 से ज्यादा हमारे रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद हैं। हर काउंटिंग सेंटर से पल पल की अपडेट, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए वाराणसी, जैसे मैंने कहा कि काशी सीट पर भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मैदान में है, तो मोदी मैजिक तो सबसे ज्यादा एपिसेंटर है मोदी मैजिक का काशी। और अजय राय उन्हें ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पर है, उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं अजय राय। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो क्या ही